नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल हमने किस पे बात करी थी, समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था। हालांकि और भी मैंने छोटी छोटी बातें बताई थी। चलिए अब आगे आगे लेके चलते हैं, आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे आपको हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या डालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे आपको हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे आपको हेडिंग डालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों समझिए, इसमें आपको क्या समझना है। आपको इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज में केवल इतना याद रखना है बेसिकली, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। बस कि जो त्रिभुज का हमारा एरिया होता है, जैसे ये समझो, ये मेरा त्रिभुज है ए, ये बी और ये सी। दोस्तों ए के सामने की भुजा होती है ए, सी के सामने की सी और बी के सामने क्या होती है? बी होती है। दोस्तों आपको इतनी सी बात पता होगी, सी के सामने की सी, ए के सामने ए और बी के सामने ए। दोस्तों यदि ये मेरी हाइट, ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये जो त्रिभुज की ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है, इसे मैंने नाम दे दिया h। क्या दे दिया नाम? h। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मेरा त्रिभुज का एरिया होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, मैंने हिंदी में लिख दिया है और आप इतना तो समझ सकते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। यानी जो त्रिभुज का एरिया होता है वो दोस्तों क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अब आपको समझना क्या है, वो समझने वाली बात समझ लो, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपसे किसी त्रिभुज का एरिया पूछा जाए दोस्तों, तो आप सीधा बता देंगे, आपको उसकी हाइट दी होगी और उसका क्या दिया होगा? आधार दिया होगा। जो आधार होता है ये नीचे वाला आधार, यानी जो बेस होता है वो ये होता है दोस्तों, नीचे वाला। तो आपको याद रखना है, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है तो 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई। चलो यहीं में एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको छोटा सा। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन आपको दे दे कि बताइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका आधार, यानी जिसका बेस, जिसका आधार है 10 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट, जिसकी ऊंचाई, h दे दे रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का एरिया बताइए। तो आप बता देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7। 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 7 पन्ना 35। तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल बता दिया। यदि त्रिभुज का किसी का हाइट यानी ऊंचाई और उसका आधार यानी बेस दिया हो, तो दोस्तों आप उसका सीधा फॉर्मूला लगा के, यानी त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के उसका एरिया आप डायरेक्टली बता देंगे। लेकिन अब आप थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समझिए दोस्तों। कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आपको ये समझना है, आपको क्या समझना है, जैसे ये मेरा त्रिभुज है, अब देखो जरूरी नहीं है कि ऊंचाई इधर से ही दे रखी हो। अब ये त्रिभुज है, जैसे थोड़ा समझ लीजिए, बस आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, अगर आपको ऊंचाई इधर से दी है तो ये आपकी हाइट हो गई और ये आपका बेस हो गया। अगर आपको बाय द वे ऊंचाई इधर से दे रखी है, ये ऊंचाई दे रखी है, तो आपका ऊंचाई ये हो जाएगी और ये आपका बेस हो जाएगा।
बेस यानी आधार हो जाएगा। यदि आपसे ऊंचाई इधर से ना दे के आपको ऊंचाई इधर से दे रखी हो, ऊंचाई इधर से दे रखी होगी, तो ये ऊंचाई हो जाएगी और बेस इसका ये हो जाएगा। तो एरिया हर कंडीशन में समान आएगा, एरिया हर कंडीशन में क्या आएगा, समान आएगा। ऐसा मत करना कि आप हमेशा आधार इसी को ही लेना है, अगर ये वाला दिया होगा आधार तो ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ऐसे दिया होता एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा समझिए जी, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है और ये कह दे कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये वाली जो भुजा है ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 7 सेंटीमीटर की है, तब भी आप फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/2 आधार यानी 7 और ऊंचाई कितना 10। ठीक है, उस वाले में 10 पहले ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 पंजे 10 और 7 पन्ना 35, तो क्षेत्रफल दोस्तों तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊंचाई जो सीधी सीधी होती है वही होती है ऊंचाई, जरूरी नहीं है। यानी जिस वर्टेक्स से और सामने यानी अपोजिट वाली साइड पे ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वही उसकी ऊंचाई हो जाती है, वही इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। जरूरी नहीं है ये वाली हो सकता है ये वाली हो, अगर ये वाली दे रखी हो तो आप इसको ले लेना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये वाली ना दे के ऐसे कह दे कि ये इसकी हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 7 है, तो इसका एरिया बताओ, तब भी 1/2 आधार 7 गुणा 10, तब भी वही निकलेगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक चीज़ क्लियर करके चलूँगा आपसे। ठीक है दोस्तों, अब समझिए थोड़ा आगे। अब आगे आपको क्या समझना है, अभी मैंने एरिया का सूत्र क्या बताया आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये बताया। तो थोड़ा समझिए, अब ये जो मेरा एरिया होता है, जो त्रिभुज का एरिया होता है, मैं अभी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ त्रिभुज नहीं लिखा तब भी आप समझना, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी त्रिभुज में मतलब हाइट इधर वाली दे रखी हो, तो इसे मैंने मान लिया h1। क्या मान लिया, h1। हो सकता है कि हाइट इधर से ना दे के इधर से दे रखी हो, इधर से ना दे के हो सकता है हाइट इधर से दे रखी हो, तो इस ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया, h2। क्या मान लिया, h2। हो सकता है इधर से ना दे के हाइट इधर से दे रखी हो, तो ये वाली हाइट मेरी क्या हो जाएगी, h3। क्या हो जाएगी, h3। और मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, 1/2 आधार। अब आधार मैं इस वाली हाइट को ले रहा हूँ h1 को, तो आधार कितना है a और ऊंचाई कितनी है h1, तो एरिया ये आएगा। अगर ये वाला नहीं दिया होगा तो दोस्तों, अगर ये वाला नहीं, अगर मैं h2 को मान के ले रहा हूँ, h2 को मान के ले रहा हूँ, मैं किसको मान के ले रहा हूँ, h2 को। दोस्तों इसको ले लो h2, इसको h2 ले लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे h3 ले लेना, इसे h3 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया a h1। अब मैंने कह दिया मैं इसको नहीं मार रहा, मैं इस वाले बेस को मार रहा हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है b और ऊंचाई कितनी है h2, तो एरिया मेरा इतना हो जाएगा। अगर मैं इस वाली को ना ले रहा, मैं h1 को ना लेके, ये h3 हो गया, ये h2 हो गया, ये h2 हो जाएगा ना। एक मिनट, थोड़ा हौच पौच हो गया। देखो ये वाला तो h2 है और ये वाला h1। ठीक है, अब याद रखना, ये सबसे a के साथ है वो h1, b के साथ है h2 और c के साथ क्या है h3। तो दोस्तों मैंने h2 को लिया, मैंने किसको लिया, मैंने h2 को लिया, h2 को लूँगा तो बेस कौन सा होगा b, और यदि मैं h3 को लूँगा तब भी एरिया वही 1/2 आधार क्या हो जाएगा मेरा c, और हाइट कितनी हो जाएगी h3, कितनी हो जाएगी h3। लेकिन तीनों कंडीशन में अगर त्रिभुज एक ही है तो एरिया तो बराबर ही होगा भैया। जैसे आप ऐसे समझिए, मेरे पास ये कॉपी है कोई, ये मैंने कोई नोटबुक ले ली, ये नोटबुक ले ली, ये नोटबुक को चाहे मैं इधर से देखूं, चाहे मैं ऐसे करके देखूं, चाहे मैं ऐसे करके देखूं, एरिया तो सारी कंडीशन में बराबर ही रहेगा। अगर एरिया मैंने कह दिया इसका 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 सेंटीमीटर, चाहे ऐसे देख लूँ, चाहे ऐसे करके देख लूँ, चाहे ऐसे करके देख लूँ, चाहे ऐसे करके देख लूँ, लेकिन इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो हर कंडीशन में 10 ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको समझना है, तो एरिया चाहे मैं a h1 से निकालूँ, चाहे b h2 से निकालूँ, चाहे c h3 से निकालूँ, चाहे c h3 से निकालूँ, तीनों कंडीशन में एरिया मेरा क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
यानी समान रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? समान रहेगा। आपको ये चीज़ समझनी है। अगर एरिया समान रहेगा तो आप यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि 1/2 AH1 बराबर 1/2 BH2 बराबर 1/2 CH3। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? अगर ये कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब समझते हो, ये निश्चित हो जाएगा, फिक्स है एरिया तो हर कंडीशन में फिक्स है। तो देखो 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, ये भी कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा। तो ये क्या बचेगा? AH1 BH2 बराबर CH3 ये बचेगा। और यदि मैं यहाँ से A और B और C का अनुपात निकालूंगा, अब देखो इधर मैं कोई कांस्टेंट मान ले रहा हूँ, मैंने कांस्टेंट K मान लिया, कुछ भी मान लिया, ऐसे समझो, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये मैंने कांस्टेंट इधर K मान लिया, ठीक है। यदि मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा? A की। तो इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को। तो A की वैल्यू H इधर गुणा में, तो इधर जाके भाग में। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K/H1। अगर B की निकालूंगा तो K/H2 और C की निकालूंगा तो K/H3 ये वैल्यू आएगी। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो यदि मैं यहाँ से A/B/C निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? K/H1 अनुपात K/H2 अनुपात K/H3 ये हो जाएगा। और आप जानते हैं अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हैं, किसी एक नंबर से भाग भी कर सकते हैं। तो यदि यहाँ से A/B/C का वैल्यू निकालूंगा तो K तीनों में से हट जाएगा। K हो जाएगा तीनों में से, क्या हो जाएगा? हट जाएगा K तीनों में से। तो यदि तीनों में से K हटा दूंगा मैं, अगर तीनों में से K हटा दूंगा तो ये क्या बचेगा? A/B/C बराबर 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1 ये दिखाई नहीं दे रहा? चलो दोस्तों मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ। यदि मैं यहाँ से A/B/C की वैल्यू निकालूंगा तो 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3 ये मान निकल के आएगा A/B/C का। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ तक की चीज़ नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, चलो ये आप नोट कर लेंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। त्रिभुज है, इधर से लिया H1, इधर से H2 और इधर से H3 ले लिया हमने, ठीक है। बस वही तीनों तरफ से एरिया निकाल दिया मैंने। 1/2 AH1, 1/2 BH2, 1/2 CH3 तीनों कंडीशन में एरिया क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बराबर रहेगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा, K मान लिया। और यहाँ से A/B अनुपात, कुछ लोग समझ रहे होंगे 1/2 कहाँ चला गया। अगर 1/2 को भी लेके चलोगे तो यहाँ 2K आ जाएगा, यहाँ 2K, तो तब भी अनुपात में किसी एक नंबर से गुणा भाग कर सकते हैं, तब भी हट जाएगा वो, ठीक है। तब भी यही बचेगा 1/H1 1/H2 1/H3। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। अब मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया, ठीक है, ये ऊंचाई वाला भी बता दिया। अब आपको केवल इतना बात याद रखनी है। कितनी बात याद रखनी है? किसी भी त्रिभुज की भुजाएं A/B/C में दे रखी हैं तो उनकी भुजाओं, ये भुजाओं का अनुपात है, तो ऊंचाई का अनुपात 1/H1 1/H2 1/H3। ये रिजल्ट केवल आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है दोस्तों। अब समझिए आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी त्रिभुज की, क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां 2, 3 और 5 के अनुपात में है। ऊंचाइयां किसके अनुपात में है? 2:3:5 के अनुपात में है। तो उसकी भुजाओं का अनुपात बताओ। किसका अनुपात बताना है? भुजाओं का अनुपात, यानी उसकी साइड का अनुपात बताओ, भुजाओं का अनुपात बताओ। तो अब ये भी मैंने आपको बताया कि A/B/C बराबर, देखो ये ऊंचाइयाँ तीनों हैं तो ये H1, ये H2 और ये
H3, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/3 और ये 1/5। अब अनुपात को कभी ऐसे नहीं लिखते बट्टे में, अब इसको हटाना है बट्टे में, ये अपॉन में लिखा है, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, 3 का 5 का और 2 का लासा निकालो। तो देखो 5 × 15 और 15 दूनी 30, तो इनका लासा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 का गुणा कर दो तीनों में, 30 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे 30 का, तो 5 × 30 यानी ये वैल्यू आ जाएगी 6। 30 का यहाँ करेंगे तो 3 9 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10। और 30 का यहाँ करेंगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो जो उसकी भुजाएं हैं उन भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 15:10:6। यानी उसकी जो भुजाएं हैं वो किस अनुपात में होंगी, 15:10:6 के अनुपात में होंगी। दोस्तों आपको इतनी सी बात याद रखनी है बस। आपसे इतना प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी त्रिभुज की, यदि आपसे, अब ये तो ऊंचाइयां दे रखी थी तो आपने बता दिया भुजाओं का अनुपात। यदि आपसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछ ले तो आप क्या करेंगे, यदि आपसे क्या पूछ ले, ऊंचाइयों का अनुपात, तब भी आपको वही करना है, तब भी आपको कुछ खास नहीं करना। इसे मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तब भी आपको कुछ नहीं करना। यदि आपसे H1 H2 H3 का अनुपात पूछ ले, H1 अनुपात H2 अनुपात H3, तो वो हो जाएगा 1/A अनुपात 1/B और अनुपात 1/C। बस इतना से बात याद रखनी है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लिखें, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5:6। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। किसका बताना है, H1 अनुपात H2 अनुपात H3। तो वही करना है आपको, 1/4 अनुपात 1/5 और 1/6। 4 और 5 का लासा 20 और 20 और 6 का लेंगे तो 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा लासा, 60 ही आएगा। 5 × 30 और 2 तो 30 में आ गया, 2 और बचा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 का करेंगे तो 6 दाई 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ करेंगे 60 का तो 12 पंजे 60, यहाँ करेंगे 15 चौके 60। तो उसकी जो ऊंचाइयों का अनुपात होगा वो 15:12:10 हो जाएगा। दोस्तों आपको इतनी बात याद रखनी है और इसमें कुछ नहीं है। चलो 1-2 में क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था उस पर बेस्ड एक करा देता हूँ, 1-2। ठीक है, यहाँ से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऊंचाई और साइड से रिलेटेड तो आप आसानी से कर देंगे। आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो कि किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसकी ऊंचाइयाँ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, जो उनका अनुपात होता है वो उनके किस में होता है, व्युत्क्रम में होता है। ठीक है, बस उनका उल्टा कर देना है, 1/4 1/5 1/6, लासा लेके गुणा करके सीधा अनुपात में लिख दो बस। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सुन लीजिए। जो मैंने कल कराया था उस पर भी बेस्ड भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो सुन लीजिए आप। चलो क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिख लें दोस्तों। प्रश्न मैं आपको बोल दूं, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अधिक कोण त्रिभुज है, कोई अधिक कोण त्रिभुज है, जो कल कराया था उस पर बेस्ड है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं हैं, उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या हैं, 14 22 और x हैं। क्या हैं, 14 22 और x हैं, 3 भुजाएं। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि ये अधिक कोण त्रिभुज बनने के लिए x के अधिकतम संभव मान, x के अधिकतम संभव
मान कितने होंगे, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तो x के अधिकतम मान कितने संभव होंगे। और आपको कंडीशन दे रखी है कि जो 22 है वो सबसे बड़ी भुजा है। वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। जो मेरा 22 है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था अधिक कोण त्रिभुज के लिए अधिक कोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है, देखो सबसे पहले मैंने बताया न्यून कोण त्रिभुज में क्या बताएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। नंबर 2, समकोण त्रिभुज में क्या बताया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। और नंबर 3, अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा। यानी न्यून कोण के लिए छोटा, समकोण के लिए बराबर और अधिक कोण के लिए बड़ा। ये 3 बातें बताई थी मैंने। ये बताया था कल आपको, यदि अधिक कोण त्रिभुज है तो c² बड़ा होगा a² प्लस b² से। जो c² है वो क्या है, मेरी सबसे बड़ी भुजा। अब यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है, 22। तो अर्थात जो 22 का वर्ग होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, 14 का वर्ग प्लस x का वर्ग। 14 का वर्ग प्लस x का वर्ग। अब 22 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 22 का वर्ग होता है 484 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। इधर लाओगे माइनस में, -196 बड़ा होगा x² से। किससे बड़ा होगा, x² से। अगर ये x² से बड़ा होगा तो दोस्तों इसमें से इसको घटा दो, 4 में से 6 जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो जो x² की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है दोस्तों, आप समझेंगे कि जो x² की वैल्यू है वो 288 से छोटी होगी। किससे छोटी होगी, 288 से छोटी होगी। अर्थात यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू, तो 288 का अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब 288 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते, आप 288 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते, यानी x की वैल्यू है वो क्या है, 288 के वर्गमूल से छोटी होगी, 288 के वर्गमूल से छोटी होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो 288 के पास में क्या दोस्तों, 288 के पास में जो मेरी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये 196, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी दोस्तों वो मेरी क्या हो जाएगी, 288 के वर्गमूल से छोटी होगी। अब 288 के आगे क्या, अब 288 से छोटा। अब ऐसा नंबर लीजिए, देखो 288 का वर्गमूल से छोटी वैल्यू लेनी है, तो इससे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 256। इससे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, 256। अब इससे बड़ा क्या होता है, 289, जो कि कितने का वर्गमूल होता है, 17 का। कितने का होता है, 17 का। अगर मैं इसे लूँगा, लेकिन मेरी x की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इसे तो मैं ले ही नहीं सकता, मुझे इससे छोटा चाहिए। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 256। कितना होता है, 256। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। तो जो दोस्तों x की मेरी वैल्यू होगी, वो 16 के या तो बराबर होगी और या फिर 16 से छोटी हो जाएगी। 16 के या तो बराबर हो जाएगी या फिर 16 से छोटी हो जाएगी। आपको इतना याद रखना है कि x का मान कितना होगा, 16 के बराबर होगा या फिर 16 से छोटा होगा। ठीक है, आपसे इतना पूछा जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि x के अधिकतम संभव मान बताने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि x की वैल्यू होगी वो 16 के या तो बराबर होगी और या फिर 16 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप यहाँ से बता देंगे कि ये हो जाएगी। तो दोस्तों पॉज करो। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू 16 से, यानी या तो 16 के बराबर होगी या फिर 16 के छोटी होगी। तो आप बता देंगे x की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो 1 से लेके 16 तक की, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। तो टोटल जो अधिकतम संभव मान होंगे x के वो कितने हो जाएंगे, 16। कितने हो जाएंगे, 16। अब आप सोच रहे हो 17 क्यों नहीं लिया। यदि मैं 17 ले लूँगा तो आपको 289 लेना, 17 का स्क्वायर कितना हो,
17 का स्क्वायर 289 होता है, लेकिन हमें इससे छोटी वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? छोटी वैल्यू लेनी है। आप याद रखेंगे हमें 288 से छोटी चाहिए। जो परफेक्ट स्क्वायर 17 का 289 होता है वो इससे बड़ा हो गया, उधर तो जाना ही नहीं है, पीछे को हट सकते हैं, आगे को नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तो x के जो अधिकतम संभव मान है वो कितने हो जाएंगे? 16 मान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, और आगे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तो आगे डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोगों के कुछ डाउट होते हैं, वो डाउट नहीं पूछ पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप उस पर मुझे मैसेज करके आपका जो भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, केवल डाउट ही पूछें। ठीक है, इधर उधर की बातें ना करें। 8279425978। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे जो भी आपका डाउट है मैथ में, ठीक है, आप आसानी से पूछ सकते हैं। आप मुझे उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज देना, और मुझे जैसे ही टाइम होगा मैं आपको वैसे ही रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।